हाँ जी क्लास, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज वाली क्लास में हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर जर्नी इनसाइड द एटम। इससे पहले वाली वीडियोस में मैं आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ, सारे मॉडल्स करा चुका हूँ, सारे पॉज एंड फॉल्टर्स भी करा चुका हूँ। आज वाली वीडियो में हम सारे के सारे इसके क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, मैथ वाले क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जिसे आप कह सकते हो ये वाले क्वेश्चंस। एक सेकंड, हाँ जी, सारे के सारे रिवाइज, रिफ्लेक्ट और रिफाइन वाले क्वेश्चन आज वाली क्लास में हम करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताना चाहूंगा जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है, हम पढ़ रहे हैं एटम के बारे में। किसके बारे में? एटम के बारे में। तो भाई एटम के अंदर क्या होते हैं? एटम के अंदर शेल्स होते हैं। कितने शेल्स होते हैं भैया? 4 शेल्स। फिर एटम के अंदर होते हैं शेल्स। ये एटम के अंदर होते हैं शेल्स। अब कितने शेल्स होते हैं भैया? 4 शेल्स होते हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। अब भैया इनको पूरा होने के कितने चाहिए होते हैं? इसको 2 चाहिए होते हैं, इसको 8, इसको 8 और इसको 8। ठीक है भैया, क्या हमने देखा। अब हमने ये चीज देखी कि एटम्स के शेल में कौन रिवॉल्व करते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। यानी एटम के अंदर भैया इलेक्ट्रॉन जो है वो भैया घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है एटम के चारों तरफ घूमते रहते हैं। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हमने देखा भाई एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस। भाई एटम के बीच में होता है बिल्कुल न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर 2 चीजें होती हैं। क्या क्या होती है न्यूक्लियस के अंदर? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब ये आपको इससे समझाया, यानी एटम के अंदर 3 चीजें होती हैं। अगर मैं मोटा मोटा बोलूं तो एटम के अंदर भैया 3 चीजें देखी आपने अभी तक, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इतना कि बच्चों को समझ नहीं आया? समझ आ गया? अब एक चीज जानो, एक चीज जानो, एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने प्रोटॉन्स होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने प्रोटॉन्स होंगे। भाई एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये नहीं समझोगे क्वेश्चन नहीं आएगा। भाई इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ये शेल्स होते हैं, के एल एम एन। ठीक है, इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। अब एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब एटम के अंदर ये 3 चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब मैंने आपको बताया जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं भैया? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे नेगेटिव चार्ज। कैसे होते हैं? नेगेटिव चार्ज। भैया प्रोटॉन्स कैसे होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं भैया पॉजिटिव चार्ज। मैंने आपको बताया था, पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव। और पूरा का पूरा एटम कैसा होता है भैया? पूरा का पूरा एटम न्यूट्रल होता है। पूरा का पूरा एटम न्यूट्रल होता है, इसलिए बोला जाता है जितने उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स भी होंगे। क्लियर है? समझ आ रहा है? अब जरा हम बढ़ते हैं आगे चीजों की तरफ। अब हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक नंबर के बारे में। किसके बारे में? एटॉमिक नंबर। भैया एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था, अब न्यूक्लियस से मैंने आपको बताया न्यूक्लियस के अंदर 2 चीजें होती है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और अब जितने प्रोटॉन्स होंगे उसको बोलेंगे एटॉमिक नंबर। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर। और इन दोनों को मिलाकर या प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन्स को मिला के आएगा मास नंबर। क्या आएगा? मास नंबर। क्या आएगा? अब ये न्यूक्लियस को और इन दोनों के सम को न्यूक्लियन भी बोलते हैं। न्यूक्लियन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। तो ये आपके सामने एक वर्ड आ सकता है न्यूक्लियन। न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियन का मतलब कुछ नहीं होता, न्यूक्लियन का मतलब होता है मास नंबर। न्यूक्लियन का मतलब होता है, तो आप कह सकते हो मास नंबर को न्यूक्लियन भी बोलते हैं। न्यूट्रॉन और न्यूक्लियन अलग है, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियन अलग है, इस बात का ध्यान रखना। तो मैंने अभी आपको क्या क्या कौन सी जो चीज आपको याद करना है वो ये समझो। इधर जो चीज आपको याद रखनी है, पहली चीज आपको याद रखनी है भाई, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने प्रोटॉन्स होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने सामने प्रोटॉन्स। इसके बाद आपको याद रखना है कि एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब एक आता है आपके सामने मास नंबर। तो भाई मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present in the nucleus, present in the nucleus of atom। ये एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं मास नंबर। क्या बोलते हैं?
अब एक चीज देखो, भाई एटॉमिक नंबर को हम दिखाते हैं Z से, एटॉमिक नंबर को किससे दिखाते हैं, और मास नंबर को दिखाते हैं A से। किससे दिखाते हैं? अब आपके पास ना एक फॉर्मूला होता है न्यूट्रॉन निकालने का, भाई न्यूट्रॉन निकालने का, सॉरी जाओ, न्यूट्रॉन निकालने का आपके पास फॉर्मूला होता है, भाई देखो न्यूट्रॉन बराबर होता है मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, माइनस नंबर ऑफ, एक पूरा आपके पास एक फॉर्मूला होता है भैया, फॉर्मूला क्या होता है भैया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, भाई न्यूट्रॉन्स के नंबर निकालने के बराबर होता है मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस कर दो, माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। भाई ये चीज आपको समझ आनी चाहिए, ये चीज आपको समझ आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है भैया, ये तो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट चीजें सारी। आगे बढ़े, तो अब आपको समझ आ गया भैया प्रोटॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। अब आपके सामने आ गया एक वर्ड वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब होता है शेयरिंग पावर, शेयरिंग पावर। तो मैंने आपको बताया कि एटम्स को भैया अपने ऑक्टल पूरे करने होते हैं, ऑक्टल मतलब अपने बाहरी शेल्स को पूरा करना होता है, इसके लिए वो एटम्स को शेयर करते हैं, कुछ क्या करते हैं गेन कर लेते हैं, कुछ लूज कर देते हैं, कुछ शेयर कर लेते हैं, ठीक है। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स को ले रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, उसको बोलते हैं वैलेंसी। क्या बोलते हैं? वैलेंसी। जल्दी से सबसे पहले इसको रिवाइज करिए, वीडियो को पॉज करो, ये वाला टॉपिक रिवाइज करो, फिर मैं वैलेंसी की तरफ बढ़ता हूं, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। हाँ जी क्लास, तो सामने देख रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखिए बच्चे मैंने आपको बस दो चीज ये बताया भाई, एटम के अंदर तीन चीजें हैं, क्या क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन चीजें पाई जाती है भैया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इसमें से भाई जितने प्रोटॉन होंगे उसके लिए हमने एक अलग वर्ड इस्तेमाल करा है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास नंबर। क्या आ जाएगा हमारे पास, मास नंबर। बहुत बढ़िया। अब न्यूट्रॉन निकालना है, न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या करोगे भैया, मास नंबर में से प्रोटॉन को माइनस कर दोगे। न्यूट्रॉन निकालना है तो भाई, न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या करोगे, मास नंबर में से प्रोटॉन को माइनस कर दोगे, माइनस प्रोटॉन्स। क्या कोई दिक्कत परेशानी, आसान था, कौन सा क्वेश्चन समझ गया, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, एक सेकंड। हाँ जी, अब पढ़ाता हूँ वैलेंसी के बारे में। तो मैंने आपको बताया था, ये देखो ये हमारे पास, मान लीजिए हमने एक एटम लिया, हमने लिया सोडियम। क्या लिया भैया, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, यानी सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन्स है। भाई एटॉमिक नंबर से हमें क्या पता चलता है, भाई एटॉमिक नंबर से हमें चलता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसका मतलब सोडियम में 11 प्रोटॉन्स है, सोडियम में 11 प्रोटॉन्स है, लेकिन शेल्स के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब भैया भाई मैं लिखूंगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के, इलेक्ट्रॉन्स के, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स स्पेलिंग में देखना बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सोडियम में 11 प्रोटॉन्स है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी उसमें 11 होंगे। क्या होंगे, 11, ठीक है। यानी एटॉमिक नंबर से आपको प्रोटॉन्स ही पता चल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी पता चल जाते हैं, प्रोटॉन्स भी और इलेक्ट्रॉन्स भी। अब देखिए भाई सोडियम का सिंबल Na। तो ये देखो सोडियम का इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं, तो सोडियम के पहले शेल में कितने होंगे, याद रखना 4 शेल्स होते हैं, KLMN। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में भी 8, चौथे शेल में भी 8, ठीक है। इस तरीके से होना चाहिए। तो भाई सोडियम के पास एटॉमिक नंबर है 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे पहले शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे पहले शेल में। कितने बचे भाई, 9 बचे। भाई 11 में 2 पे 9 बचे, 8 इसमें आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसमें आ गया, 1 बचा। क्या बचा, 1। तो इसके सबसे बाहरी शेल में 1 आ जाएंगे, ठीक है। तो अब भाई मैंने आपको बताया था कि सभी एलिमेंट्स को अपने ऑक्टर को पूरा करना पड़ता है, अपने बाहरी शेल को पूरा करना पड़ता है। अब इधर देखिए, इसमें जो बाहरी शेल होगा, आउटर मोस्ट शेल, ये आउटर मोस्ट शेल है, सबसे बाहर का शेल है। आउटर मोस्ट शेल को क्या बोलते हैं, इस शेल को बोलते हैं भैया वैलेंस शेल, वैलेंस शेल, क्योंकि इसी शेल से वैलेंसी पता चलती है, इसी शेल से हमें वैलेंसी पता चलती है, कितना लेना है कितना देना है, इससे पता चलेगा हमें, तो इसको बोलेंगे वैलेंस शेल। क्या बोलेंगे, वैलेंस शेल। अब आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, भाई आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, इन आउटर मोस्ट शेल, ये आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसी इन्हीं इलेक्ट्रॉन से पता चलेगा वैलेंसी क्या होगी। समझ आ रहा है भाई? वैलेंस शेल का मतलब आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल का मतलब आउटर मोस्ट शेल। वैलेंस शेल के अंदर जितने शेल से इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? यानी सबसे बाहर में, सबसे बाहर में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आपको ये समझना है भाई, मैं आपको बता चुका हूं कि भैया 4 से ज्यादा होंगे तो लेंगे, 4 से कम होंगे दे देंगे। अब भाई कितने ले रहे हैं भाई, देखो कितना गेन कर रहे हैं, कितना लूज कर रहे हैं, या कितना शेयर कर रहे हैं, भाई इसको बोलते हैं वैलेंसी। उस नंबर को बोलते हैं वैलेंसी। भाई कितना गेन कर रहे हैं, कितना लूज कर रहे हैं, कितना शेयर कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को बोलेंगे वैलेंसी। क्या आपको तीनों चीज क्लियर हो गई कि भैया वैलेंस शेल क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है और वैलेंसी क्या होती है? एक चीज और बता दूं, ऑक्टर। भैया देखो ऑक्टर, ऑक्टर का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल, इन आउटरमोस्ट शेल एक्सेप्ट केशन, एक्सेप्ट केशन। भाई के शेल को छोड़ के सबके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना जिससे वो पूरे माने जाते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्टर। क्या बोलते हैं? ऑक्टर। तो अगर मेरे को बोलना है कि इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आउटरमोस्ट शेल में, तो मैं बोलूंगा इसका ऑक्टर पूरा है। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको मैंने बताना जरूरी समझा। अब आइसोटॉप्स, आइसोबार्स के बारे में डिटेल वीडियो बना रखी है, आराम से देख लेना। आप पता है क्वेश्चन का, देखिए बच्चे। हाँ जी, अब पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। देख क्लास। हाँ जी हाँ बच्चे, अब देखिए, अब करना है इसके क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन बोलता है भैया, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर द करेक्ट एंड इनकरेक्ट ऑप्शंस इन द कंटेंट ऑफ अर्नेस्ट रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। देखो बच्चे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, कितने पॉइंट दे रखे हैं? आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। आपको ये बताना है कौन सही है, सही है तो क्यों सही है, और कौन गलत है, गलत है तो क्यों गलत है, इनके बारे में बताना है। देखिए बच्चे, आई रिपीट कि मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन समझाऊंगा, आपको क्वेश्चन खुद से ही बना के लिखने हैं। बाकी आपको एक सैंपल आंसर चाहिए होगा तो मैं आपको लास्ट में प्रोवाइड करा दूंगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है बच्चे, मैं आपको पीडीएफ वगैरह पूरा एक स्लाइड दिखा दूंगा, उसमें सेम आंसर लिखोगे। बाकी मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग खुद से ही आंसर बना के लिखो, क्योंकि ऐसे सेम आंसर नहीं आएंगे। आपको आंसर हमेशा बना के लिखने होंगे। कभी भी याद, जो याद करने वाली चीज है वो याद करो। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो बना के लिखने वाले हैं वो कभी भी याद मत करो, उसको बना के लिखने की कोशिश करो, क्योंकि अभी बड़ी क्लास में आ चुके हो, आपको बना के नहीं लिखना है। ठीक है, ओ सॉरी, आपको याद करके नहीं लिखना है, रट्टा नहीं मारना, आपको समझना है, चीजों को खुद से लिखना है। पहले में बोला गया है द एक्सपेरिमेंट क्लियरली शो द एक्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। भाई रदरफोर्ड मॉडल में हमें न्यूट्रॉन्स के बारे में पता चला था, भाई हमें न्यूक्लियस के बारे में पता चला था। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये तो बाद में पता चला था। भाई एक सी चैडविक नाम के पर्सन थे, उन्होंने बताया था हमें न्यूट्रॉन्स के बारे में, तो ये बात फॉल्स है। भाई रदरफोर्ड मॉडल से हमें न्यूक्लियस के बारे में पता चला था। ठीक है, न्यूट्रॉन्स के बारे में आगे पता चला था चैडविक द्वारा। ठीक है बच्चे, तो ये फॉल्स है भैया। क्या है ये? फॉल्स, क्योंकि भैया न्यूट्रॉन्स के बारे में आपको सैंपल बताता हूं, न्यूट्रॉन्स के बारे में चैडविक ने खोज की थी, चैडविक ने। ठीक है, रदरफोर्ड जी ने सिर्फ न्यूक्लियस की खोज करी थी, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस की, याद रखना। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन? बहुत इजी था, तो ये गलत है आपका। सेकंड देखिए, the reason disprove the plum pudding model and lead to the idea of a nucleus at the center of the atom। अब देखो, प्लम पुडिंग मॉडल मतलब जे थॉमसन का मॉडल, तो आपको बोला गया कि भाई रदरफोर्ड जी का जो मॉडल था ना, वो प्लम पुडिंग मॉडल से इसलिए अच्छा था क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया था। तो हाँ भैया, ये बात सच है। भाई देखो, जे थॉमसन ने अपने प्लम पुडिंग मॉडल में न्यूक्लियस के बारे में नहीं बताया था, लेकिन रदरफोर्ड जी ने अपने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट की वजह से उन्होंने बताया कि भाई सेंटर में कोई ऐसी बहुत हैवी चीज है जो भैया पूरे सेंटर के भैया बिल्कुल सेंटर में और बहुत छोटा है, तो उसके उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया। तो ये सही है, ये बिल्कुल सही। आप उसे लिख लो कि भाई जे थॉमसन ने भैया न्यूक्लियस के बारे में नहीं बताया था, वही उनकी सबसे बड़ी लिमिटेशन थी, वो इनकी सबसे बड़ी लिमिटेशन थी। और उनकी दूसरी सबसे बड़ी लिमिटेशन थी कि उन्होंने शेल्स के बारे में नहीं बताया था। ठीक है, देखिए भैया, रदरफोर्ड जी ने न्यूक्लियस के बारे में बता दिया, रदरफोर्ड जी की वही यही था जो इनसे अच्छा था। ठीक, आगे समझ आ गया? पहला आंसर आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहले में बोला गया था कि न्यूट्रॉन्स की खोज रदरफोर्ड जी ने करी थी, गलत बात है। रदरफोर्ड जी ने न्यूक्लियस की खोज करी थी, न्यूट्रॉन की खोज आगे जाके चैडविक द्वारा हुई थी। सेकंड पॉइंट में बोला गया है कि प्लम पुडिंग मॉडल से अच्छा है क्योंकि इसमें भाई जे रदरफोर्ड जी का मॉडल प्लम पुडिंग मॉडल से अच्छा है क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया, तो ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है भैया, आगे थर्ड, भाई आपको रीजन भी लिखना है। रीजन में मैं कुछ मेन पॉइंट्स लिख रहा हूं, बाकी आपको बना के लिख देना है। ठीक है, बाकी सैंपल आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। द लार्ज रिफ्लेक्शन of a few alpha particles indicate that most of the mass of the atom and positive charge are packed into a tiny center।
तो भैया बहुत सारे मतलब जो अल्फा पार्टिकल वापस आए, इससे हमें ये पता चला कि एटम के सेंटर में कोई बहुत हैवी चीज है जो कि पॉजिटिव है। तो हाँ भैया ये बात बिल्कुल सही है भाई। एटम भाई अल्फा रेस, अल्फा रेस टकरा के बिल्कुल वापस क्यों आई थी, टकरा के वापस क्यों आई थी, क्योंकि भैया सेंटर में कोई पॉजिटिव चीज थी। अब देखो अल्फा रेस भी पॉजिटिव थी, सेंटर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स थे वो भी पॉजिटिव थे, न्यूट्रॉन्स के अंदर प्रोटॉन्स थे वो भी पॉजिटिव थे। और जब दो पॉजिटिव चीज को आपस में एक दूसरे के पास लाओगे तो वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेगी। भाई जैसे मैग्नेट में होता है, अपोजिट पोल्स को आपस में लाओगे तो चिपक जाएंगे, लेकिन भैया अलग अलग पोल्स सेम पोल्स को एक दूसरे के सामने लाओगे तो वो रिपेल करेंगे। सेम ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है, समझ आ रहा है। तो आप बोलोगे यस इट इज लाइन इज ट्रू। तो ये लाइन ट्रू है क्योंकि भैया जो अल्फा रेस थी पॉजिटिव रेस थी, और जो सेंटर में हमारा न्यूक्लियस था उसके अंदर प्रोटॉन्स थे जो कि पॉजिटिव थे, और दोनों सेम रेस जो कि सेम पॉजिटिव थे, तो उन्होंने एक दूसरे को रिपेल कर दिया, जिसके कारण अल्फा रेस वापस टकरा के वापस गई। क्लियर है। फोर्थ वाले में क्या बोला गया है, द वे अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड शो दैट इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस। तो देखो भैया ये बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसपास मूव कर सकते हैं। तो भैया ये बात द वे अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड शो दैट इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस। भाई इलेक्ट्रॉन जो है मूव नहीं बच्चे, इलेक्ट्रॉन से क्या पता चला था, देखो बहुत इलेक्ट्रॉन से क्या पता चला था भाई, बहुत सारे रेस वापस चले गए, बहुत सारे रेस सीधे चले गए। एक सेकंड रुकिए, बाकी गाइस देखिए फोर्थ वाला आपका जो कॉन्सेप्ट है वो फॉल्स है। क्यों, इधर देखिए आपको बोला द वे अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड शो दैट, अब अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड हुए यानी टकरा के वापस गए, तो अल्फा पार्टिकल भैया न्यूक्लियस से टकरा के वापस गए थे। किससे, न्यूक्लियस से। क्या उसमें इलेक्ट्रॉन्स का कोई रोल था, नहीं। इलेक्ट्रॉन से तो हमने ये पाया कि एटम ज्यादातर खाली है, एटम ज्यादातर खाली है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, उसने एक भी रेस को। तो भैया ये हमें पता चलता है न्यूक्लियस से, लेकिन यहाँ पे बोल रहा था शो दैट इलेक्ट्रॉन्स, उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से टकरा के वापस गया, तो ये बात गलत है। तो आप लिखोगे अल्फा रेस वर डिफ्लेक्टेड बाय न्यूक्लियस नॉट बाय द इलेक्ट्रॉन्स। तो उसमें आप ये लिखोगे कि अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड हुई थी न्यूक्लियस की वजह से, अल्फा पार्टिकल की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नहीं। क्लियर है। अगला तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन उठ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन में भैया पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, थर्ड ट्रू है, फोर्थ फॉल्स है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सेकंड दोबारा सुना देखो। सेकंड में आपको बोला गया है the result disprove that plum pudding model and lead an idea of nucleus at the center of the atom। देखो प्लम पुडिंग मॉडल जे थॉमसन ने दिया था, अब रदरफोर्ड जी ने न्यूक्लियस के बारे में बताया। तो आपको बता गया जो रदरफोर्ड जी का मॉडल था ना वो प्लम पुडिंग मॉडल से अच्छा था, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस के बारे में बताया था। तो कैसा था, हाँ भैया रदरफोर्ड जी का जो मॉडल था वो प्लम पुडिंग मॉडल से एक लेवल ऊपर था, क्योंकि उसमें उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताया था, न्यूक्लियस के बारे में अच्छे से बताया था। लेकिन प्लम पुडिंग मॉडल में न्यूक्लियस के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तो इसलिए जो रदरफोर्ड जी का मॉडल है वो प्लम पुडिंग मॉडल से अच्छा है, रदरफोर्ड जी मॉडल से अच्छा, मतलब जे थॉमसन के मॉडल से अच्छा है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। समझ आ गया बच्चे, जो पॉइंट समझ रहा है पूछते रहो। सेकंड देखिए बच्चे, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सेकंड में बोला गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। सेम वही है भाई, करेक्ट और इनकरेक्ट बताना है बोर मॉडल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, बोर मॉडल के अकॉर्डिंग। तो ये पढ़ते हैं। पहला, इलेक्ट्रॉन्स लूज एनर्जी व्हाइल मूविंग इन फिक्स्ड ऑर्बिट एंड स्लोली फॉल टू द न्यूक्लियस। तो बोर जी ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं और एनर्जी को लूज करते हैं। नहीं, उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स फिक्स ऑर्बिट में मूव करते हैं और मूव करते हुए एनर्जी को लूज वो नहीं करते हैं। तो ये बात फॉल्स है। तो उसमें लिख दोगे भैया बोर ने बताया था कि भैया वो इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑर्बिट में मूव करते हुए एनर्जी को यूज नहीं करते हैं। ठीक है, समझ गए, ये पॉइंट स्पेशली लिखा हुआ है वहां पे। आगे सेकंड में क्या बोला गया है, इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट एनीवेयर अराउंड द न्यूक्लियस विद नो फिक्स एनर्जी। क्या इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी रह सकते हैं और न्यूक्लियस के पास, हाँ या नहीं? कैसे रहते हैं वो, फिक्स ऑर्बिट्स में, शेल्स में रहते हैं। तो ये बात भी गलत है। तो आप लिखोगे इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी एग्जिस्ट एनीवेयर अराउंड द न्यूक्लियस, इट कैन एग्जिस्ट इन अ फिक्स ऑर्बिट। भैया वो एक फिक्स ऑर्बिट में रहते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। समझ गए, ये तो इजी है, ये तो इजी लग रहा है। आगे देखते हैं। थर्ड, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स एनर्जी विदाउट लूजिंग एनर्जी। क्या ये बात सच है? इलेक्ट्रॉन्स भैया शेल्स में रहते हैं और कोई एनर्जी का यूज नहीं करते। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो लिखोगे ट्रू। बोर कंक्लूड दैट इलेक्ट्रॉन्स
revolve around a fixed part around the nucleus and do not use energy. ठीक है बच्चे, तो ये बिल्कुल सही बात है। आगे 4 point, electrons can be found between energy levels as they move around the nucleus। एक मिनट दोबारा पढ़ते हैं। electrons can be found between energy levels as they move around the nucleus। अब देखो इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी लेवल्स यानी शेल्स के बीच में पाए जाते हैं, नहीं वो तो शेल्स के अंदर पाए जाते हैं, तो ये भी फॉल्स है आपका। तो ये सिर्फ इसमें थर्ड वाला ट्रू है, बाकी सारे के सारे इसमें फॉल्स है। ठीक है, इसमें बोला गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल्स के बीच में पाए जाते हैं, तो ये बात गलत है। इलेक्ट्रॉन शेल्स के बीच में नहीं पाए जाते, शेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ जी क्लास समझ आ रहा है। अब बढ़ते थर्ड क्वेश्चन की तरफ। भाई थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चे? थर्ड क्वेश्चन में बोला है द कॉम्पोजिशन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ 3 एटम स्पेसिफिक एक्स वाई जेड आर गिवन एज फॉलो। तो आपको भैया 3 एटम्स दे रखे हैं एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं एटॉमिक नंबर दे रखा है। क्या दे रखा है? एटॉमिक नंबर। तो पहले का एटॉमिक नंबर 18 है, 17 है और 17। ठीक है, ये न्यूट्रॉन्स दे रखा है। क्या दे रखा है? न्यूट्रॉन्स। अब भैया हमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दे रखा है, क्या मास नंबर निकाल सकते हैं? तो पहले मास नंबर निकालते हैं। मास नंबर कैसे निकालते? दोनों को प्लस करके कितना हो जाएगा? 37। ये कितना हो जाएगा? 37 नहीं 35। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 30। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी? हमने सबसे पहले देखा भाई यहाँ पे प्रोटॉन्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मतलब एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मतलब एटॉमिक नंबर। तो आपके एटॉमिक नंबर दे रखे भैया। ठीक है, इसके बाद नीचे मुझे न्यूट्रॉन्स दे रखे थे। मुझे समझ आया कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को प्लस करके मास नंबर निकल जाता है, तो मैंने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को प्लस करके मास नंबर निकाल दिया। ठीक है, अब देखते हैं इनमें क्या है। अब आगे क्वेश्चन में बोलेंगे एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग। इनके बीच में रिश्ता बताना, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे सबसे पहले बात करते हैं एक्स और जेड की। एक्स और सॉरी पहले वाई और जेड की बात करेंगे। तो वाई और जेड को देखो तो भैया इनके एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर लेकिन मास नंबर अलग है। तो क्या है? आइसोटॉप्स। और 17 एटॉमिक नंबर किसका होता है? क्लोरीन का। किसका? तो मैं लिखूंगा वाई एंड जेड आर आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो कैसे लिखोगे? वाई एंड जेड आर आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन। भैया वाई और जेड जो है आइसोटॉप्स है क्लोरीन के। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? समझ आ रहा है गाइस? आपको एक चीज समझ आनी चाहिए कि भाई ये एटॉमिक नंबर क्या है, 17 एटॉमिक नंबर किसका होता है, और अगर एटॉमिक नंबर सेम है मास नंबर अलग है तो क्या है? वो आइसोटॉप्स होते हैं। एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर अलग होता है। आगे अब एक्स जेड और एक्स में बताना है, जेड और एक्स में भाई इन दोनों बताना है। तो भाई देख इनके मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग है, आइसोबार्स है। क्या है ये? आइसोबार्स। तो देखोगे दे आर आइसोबार्स। अब भैया मास नंबर अलग अलग है तो हम नहीं बता सकते कि किसके। ठीक है, तो अब लिख दो दे आर आइसोबार्स, दे आर आइसोबार्स। क्या कोई दिक्कत? भाई बहुत आसान क्वेश्चन भाई, बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, टेबल देख के डर जाएंगे एक्स वाई जेड क्या है, लेकिन ये इतना इजी क्वेश्चन है भैया। 2 नंबर आपको 3 नंबर बड़े प्यार से ले सकता है क्वेश्चन। बस यही लिखा है। चलो हमने ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, वो भी लिखा है। ठीक है, आगे देखो समझ आ रहा है बच्चे? हाँ जी क्लास, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है व्हाट कंक्लूजन डिड रदरफोर्ड ड्रॉ अबाउट द पोजीशन and characterize of the atom positively charged part based on the few alpha particle that bounced back or were deflected at large angle at the cold foil experiment। तो ये बोला गया भाई रदरफोर्ड जी ने जब एक्सपेरिमेंट करा, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट करा, तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला। तो रदरफोर्ड मॉडल आपने याद करा था, आपसे सीधा सीधा नहीं बोल रखा कि रदरफोर्ड मॉडल बताओ, तो उसने आपको रदरफोर्ड मॉडल को ही एक्सप्लेन करना है। रदरफोर्ड मॉडल का जो कंक्लूजन था उसी को एक्सप्लेन करना है, तो ये पूरा आपको पता है कैसे करना है। तो रदरफोर्ड जी ने देखा कि भैया बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो डायरेक्टली निकल गए, तो इनसे उन्होंने क्या निकाला? इनसे उन्होंने पहला कंक्लूजन निकाला सो मेनी एम्प्टी स्पेस, सो मेनी एम्प्टी स्पेस। भैया बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस है एटम के अंदर। फिर उन्होंने देखा जो भी अल्फा पार्टिकल बीच में गए थे वो भैया बाउंस बैक हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा भैया सेंटर में, उन्होंने बताया सेंटर में कोई बहुत हैवी मास वाली ऑब्जेक्ट है, कोई बहुत हैवी मास वाली ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया। किसका नाम दिया? न्यूक्लियस का नाम दिया। इसके बाद उन्होंने और क्या बताया था? ये तो 2-3 कंक्लूजन दे दिए, इसके बाद में आपको बताना है। ठीक है, उन्होंने ये बताया था भाई न्यूक्लियस के अंदर, उन्होंने ये बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसको उन्होंने प्रोटॉन्स का नाम दिया। किसका नाम दिया? प्रोटॉन्स का भाई, क्योंकि देखो अल्फा इज पॉजिटिव थी और प्रोटॉन की पॉजिटिव, तभी ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर अलग अलग चार्ज होता है अट्रैक्ट हो जाते हैं।
ठीक है, तो ये तीन कॉन्ट्रीब्यूशन को आपको डिफाइन करके लिख देना है, कोई दिक्कत? समझ आ गया? बहुत बढ़िया। तो उन्होंने ये बताया कि भाई, और उन्होंने ये चौथी चीज ये बताई थी कि इलेक्ट्रॉन्स हैव वेरी नेग्लिजिबल मास, यानी इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है वो बहुत कम है भाई, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो काफी कम है, उन्होंने ये चीज बताई थी। तो जनरली कुछ नहीं था इसमें, रदरफोर्ड जी का कॉन्क्लूजन लिखना था। जब मैंने रदरफोर्ड मॉडल दिखाया था उस वाले पार्ट को देख लो, आपको पूरी चीज समझ जाएगी, मैंने एक चीज लिख के बताई थी, बाकी समझाया मैंने आपको, लिखना खुद है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलेगा देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, एक्सप्लेन एंड अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन करेक्ट chronological order to show how atomic model have been evolved around time। तो आपको ये भाई chronological order में लगाना है कि सबसे पहले किसकी खोज हुई, उसके बाद किसकी खोज हुई, उसके बाद किसकी खोज हुई, उसके बाद किसकी खोज हुई। सबसे पहले भाई किसने मॉडल दिया था हमें एटम का? भाई देखो, वैसे तो आपने जे थॉमसन के बारे में पढ़ा था, लेकिन जे थॉमसन से पहले आपने देखा था कि डाल्टन सर आए थे, जॉन डाल्टन, उन्होंने सबसे पहले मॉडल दिया। सबसे पहले मॉडल दिया जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन के बाद जे थॉमसन के बाद रदरफोर्ड के बाद बोर, ठीक है, उसके बाद भी आया लेकिन उसके बाद हमने नहीं पढ़ा। तो हमने चार मॉडल देखे भाई। सबसे पहले जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देखी थी हमने, जॉन डाल्टन के बाद हमने जे थॉमसन के बारे में देखा था, जे थॉमसन के बाद हमने रदरफोर्ड के बारे में देखा, रदरफोर्ड के बाद हमने बोर के बारे में देखा था। तो वही आपको अरेंज करना है। तो देखो बच्चे, बोर मॉडल ऑफ, भाई बोर मॉडल सबसे पहले नहीं आया था, थॉमसन मॉडल सबसे पहले नहीं आया था, रदरफोर्ड मॉडल सबसे पहले नहीं आया था, सबसे पहले आया था डाल्टन मॉडल। तो इसके आगे आप 1 नंबर डाल दोगे भाई। सबसे पहले आया था डाल्टन मॉडल, जिसने एटम और इंडिविजुअल पार्टिकल्स के बारे में बताया था, जिन्होंने बताया था कि एटम को और थोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। सेकंड कौन आया था भाई? सेकंड आए थे हमारे जे थॉमसन मॉडल, डिफाइंड द एटम इज अ प्लम पुडिंग मॉडल विद इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन द स्फीयर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। इन्होंने बताया था भाई, प्लम पुडिंग मॉडल लाए थे उन्होंने, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया था। किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। इसके बाद कौन आया था? इसके बाद रदरफोर्ड मॉडल प्रपोज्ड दैट एटम हैव देन सेंट्रल न्यूक्लियस। तो इन्होंने भैया बताया, अपने गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट लिया, उन्होंने बताया भाई एटम एक बहुत डेंस हिस्सा है, हमारे बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बारे में बताया था। और उसके बाद आते हैं हमारे बहुत, जिन्होंने भैया ऑर्बिट्स के बारे में बताया था। किसके बारे में? ऑर्बिट्स के बारे में और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, यानी के शेल में कितने होंगे, एल शेल में कितने होंगे, एम शेल में कितने होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं इसको। इसके बारे में भी इन्होंने बताया था। क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन था भैया। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि एक क्रम में लगाना है आपको, कि सबसे पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इस क्रम में लगाना है, ठीक है। आगे समझ आ रहा है? क्लियर था क्वेश्चन? आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट, व्हाई डू नॉट fly away from the atom, explain what keep them attract to the nucleus। भाई अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझो। इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 6 को समझो भाई। क्वेश्चन नंबर इधर देखिए, आपको बोला ये आपके पास एक एटम है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, इधर एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फिक्स ऑर्बिट्स में ही रहते हैं। एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फिक्स ऑर्बिट में रहते हैं भैया, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं होता कि इधर उधर उड़ते रहे, ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई इस एक बहुत अच्छी चीज है। सबसे पहले भाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो पॉजिटिव होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। कैसे चार्ज होते हैं? नेगेटिव चार्ज। और न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? जो कि क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? जिस तरीके से मान लीजिए आपने धागा लिया, धागे के ऊपर आपने एक पत्थर बांध दिया, अब आप उसको घुमा रहे हो, तो आप सेंटर से उसको अपनी तरफ खींच रहे हो ना, सेंटर से उस धागे को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन धागे जुड़ा हुआ है तो इसकी वजह से गोल 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 घूमता है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। आप आगे क्लास में इसके बारे में पढ़ोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो अभी बस इतना समझ लो कि भाई देखो, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, whereas protons in the nucleus are positive. Protons in the nucleus are positively charged. And opposite charge attract each other. Opposite charge attract each other
thus they create a centripetal force. They create a centripetal force. Thus they create a centripetal force. An atom and electrons move in fixed orbit. Move in fixed orbit. Move in fixed orbit, not fly here and there. Not fly here and there. Here and there. तो भाई इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो। तो इसमें मैंने पूरा आंसर बताया है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है, एटम जो है पॉजिटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को भाई अट्रैक्ट करते हैं, तो इनके बीच एक सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है, इसके कारण ये भाई एक फिक्स ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं। क्लियर है बच्चे? इसका आंसर तो आप ऐसे लिख लो, बाकी आंसर को मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। कोई दिक्कत? समझ आ गया भाई? आपको इसमें क्या चीज समझनी है? आपको बस एक चीज समझनी है इसमें, एक मिनट कर देखना वाइट चीज कर लेता हूं। आपको बस ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन जो है भैया वो नेगेटिव है, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव है। अब अपोजिट चार्ज हो गए, क्या हो गए? तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इनके अट्रैक्शन से एक सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। क्या बन जाता है? जिसके कारण ये फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं, इधर उधर नहीं भागते। बस ये जानो। क्लियर है? आगे देखिए, बहुत हाँ भैया, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक्सप्रेशन रीजन क्वेश्चन है भैया, बहुत बढ़िया बताया है मैंने। हाँ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 के स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेशन रीजन। अब देखते हैं भैया, आप लोग बताओ मुझे आंसर। एक्सप्रेशन क्या बोला गया है? एक्सप्रेशन बोला गया है द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द एटॉमिक स्ट्रक्चर। भाई जब एटॉमिक एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज यानी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की खोज हुई, तो उससे एटम को समझने में आसानी मिली। ये बात तो सच है, ये बात तो सच है भाई, ट्रू है। भाई एटम के बारे में जब खोज हुई तो उसके बारे में और अच्छे जाना गया। अब आगे सेकंड में क्या बोला गया है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम। अब भाई इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर, ये भी ट्रू है भैया। लेकिन क्या ये एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं? भाई पहले बोला गया एटम के बारे में खोज के बारे में बता रखा है कि भाई एटम की खोज और अच्छे तब हो पाई जब उसके सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में चला। दूसरे में बता रखा है कि भैया इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन बराबर होते हैं। दोनों ही बात सच है, लेकिन दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं कर रहे। अगर यहाँ पे हमें भाई मॉडल्स के बारे में बताया होता कि दूसरे ने मॉडल्स के बारे में कि ऐसा मॉडल है वैसा मॉडल, तो हम कह सकते कि भाई जे थॉमसन ने मॉडल दिया, रदरफोर्ड ने मॉडल दिया, तो हम कह सकते भाई दोनों चीजें मॉडल के बारे में बात करें, दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई करनी है। लेकिन अभी दोनों बात सच है लेकिन एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं कर रही। तो ये क्या हो रहा है? देखो सबसे पहले बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ठीक है, ए और आर दोनों ट्रू है लेकिन एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। क्लियर है बच्चे? समझ आ रहा है? बहुत। तो आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। भाई क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा था, इजी क्वेश्चन था। आगे अब 8 क्वेश्चन में क्या बोला? मैग्नीशियम इज एसेंशियल फॉर मेनी बायोलॉजिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन फॉर एन एटम ऑफ मैग्नीशियम विद अ मास नंबर ऑफ 24 एंड एटॉमिक नंबर इज 12। आपको मैग्नीशियम की बात कर रखी है, बोला गया मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम का भैया मास एटॉमिक नंबर भैया 12 है, मास नंबर उसका 24 है, ये बता दो। ठीक है, आगे डिटरमाइन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड आल्सो इलस्ट्रेट द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन अ मैग्नीशियम एटम। देखो बच्चों इधर देखिए सामने, आपको यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, आपको यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताने हैं, आपको यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हैं। क्या बताने हैं? न्यूट्रॉन्स। इसके बाद आपको अरेंजमेंट बताना है कि भैया मैग्नीशियम एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरीके से अरेंज है। ठीक है, हाँ भैया मैग्नीशियम के बारे में दे रखा है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर, मास नंबर दोनों दे रखा है। आपको बोला गया इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ये बताओ, प्रोटॉन्स कितने हैं ये बताओ, न्यूट्रॉन्स कितने हैं ये बताओ, और इसका अरेंजमेंट बताओ कि मैग्नीशियम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज है। तो भैया सबसे पहले हमें दे रखा है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? तो हम लिखेंगे भैया एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहां से हमें चलेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 12 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 12। अब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। भैया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं और दोनों के दोनों कितने हैं भैया? ये भी 12 होगा। अब बचे न्यूट्रॉन। अब बचे तो न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। भाई न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है मास नंबर माइनस प्रोटॉन, मास नंबर माइनस प्रोटॉन। तो मास नंबर क्या जाएगा? 24, 24 में 12 माइनस करो तो 12 आ जाएगा। तो भाई तीन चीजें आपकी 12 है, तीन चीजें आपकी 12 है। क्या कोई दिक्कत?
समझ आया भाई? ये क्वेश्चन आप बहुत बार कर चुके हो और मैं कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गारंटीड लिख लो। ऐसा एक क्वेश्चन आपके पास जरूर आएगा जिसमें आपको मास नंबर दिया जाएगा, एटॉमिक नंबर दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स पूछा जाएगा और अरेंजमेंट पूछा। सेम क्वेश्चन आ सकता है, बस एटम बदल देंगे। कोई दिक्कत? भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत आसान है भाई। सबसे पहले एटॉमिक नंबर से आपको प्रोटॉन्स का पता चल जाएगा और प्रोटॉन्स के एटॉमिक नंबर देख के पता चल जाएगा। जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और माइनस करके आप न्यूट्रॉन निकाल लोगे। अब अरेंजमेंट बताना है, किसका क्या बताना है? अरेंजमेंट देखो भाई, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो पहले शेल में कितने होंगे? 8। ऐसा होगा, पहले में 2, पहले में, दूसरे में 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 और तीसरे में भैया 2। क्या हो जाएंगे? 2। तो आप ऐसा लिख दोगे भाई, इसको और मेंशन करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा भाई के शेल है n इक्वल टू 1, पूरा लिखना पड़ेगा। ये आपका एल शेल है n इक्वल टू 1, ये आपका KLM शेल है n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3। अब आपको ये भी लिखना होगा भैया वैलेंस शेल कौन सा है, पूरा जो ना पता सब लिख दो। वैलेंस शेल इसमें m शेल है, वैलेंस शेल कौन सा है? m शेल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना भैया? 2। हाँ 2 है ना सब बात में। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके 2 है, कितना हो जाएंगे? इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी भैया? 2 दे देगा तो 2 प्लस लग जाएगा। वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 प्लस। भाई जितना पता सब कुछ लिख दिया, एग्जामिनर हंस के पूर्ण नंबर देगा। समझ आ रहा है? 3 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर करके जाने का और ये जरूर आएंगे, बोलना हाँ भाई भैया ने बोला था आया था क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस पर टिक कर लो। ठीक है, इस तरीके से आप लिख लेना इसको प्रॉपर। आगे देखते हैं, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन एक बार ये क्वेश्चन लिख लो बच्चे, वीडियो को पॉज करो, ये क्वेश्चन लिख लो फास्ट, जैसा लिखा है वैसा सेम। हाँ जी क्लास, आगे देखते हैं क्वेश्चन। हाँ जी क्लास, अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है? फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द इलेक्ट्रॉन शोन इन फिगर 8.17। अब देखो बच्चे, यहां पर आपको कुछ इमेजेस दे रखे हैं, पहले मैं इसको इरेज कर दूं भैया। अब आपको भैया ये क्या मैंने शेल्स बनवाए थे आपसे? नहीं बनवाए थे ये वाले? तो क्या आपको समझ आए थे? नहीं आए थे? आए थे। अब आपको इन्हीं को देके आंसर देना है। पहला, आपको सबके नाम बताना है, नेम ऑफ एलिमेंट। नेम ऑफ, भाई एलिमेंट नाम कैसे बता सकते हो? पहले अगर आपको एटॉमिक नंबर पता चल जाता नाम बता दोगे? अगर आपको एटॉमिक नंबर पता चल जाए नाम बता दोगे? एटॉमिक नंबर कैसे पता चलेगा? इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो गिन लो, इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो गिन लो। तो देखो क्या 1 2 3, भाई इसमें 3 एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 3 है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 3 एटॉमिक नंबर किसका होता है? किसका? कहा था वो याद करना नहीं करना है, कहा था। साक्षी सामने देख ले बच्चे, इधर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? फुल हैंड्स सब बच्चे, बहुत बढ़िया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? गिनो। 1, भाई बीच वाला मत, कितना बीच वाला न्यूक्लियस है। 1 2 3 4 5 6 7, कितना है? तो भाई एटॉमिक नंबर 7 है। 7 एटॉमिक नंबर किसका होता है? 7 एटॉमिक नंबर किसका होता है? जल्दी देखिए, किसका? नाइट्रोजन। तो ये कौन है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है। अब इसमें एटॉमिक नंबर कितना है? देखो शॉर्ट पे ट्रिक बताओ, पहले में 2 होते हैं, पहला पूरा नहीं 2 है इसमें, दूसरे में 8 होते हैं 10। अब तीसरा गिनो, 10 11 12 13, भाई 13 एटॉमिक नंबर 13 है। कितना है एटॉमिक नंबर? 13 किसका होता है ये बताओ, किसका होता है? एल्यूमिनियम। साक्षी आप बताएंगे, साक्षी पर कितने एटॉमिक नंबर कितना है इसका? गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं? 9। तो एटॉमिक नंबर कितना है? 9 किसका होता है? फ्लोरीन। किसका? तो क्या हमने पहली चीज बता दी सबकी? पहली चीज बोली थी भाई सबके नाम बताओ, नाम बता दी, नाम बता दी। दूसरा बोला है सिंबल बताओ। अरे भाई सिंबल तो बहुत आसान है, लिथियम को Li लिखते हैं, लिथियम को क्या लिखते हैं? नाइट्रोजन को N लिखते हैं, एल्यूमिनियम को Al लिखते हैं, फ्लोरीन को Fl, F, फ्लोरीन को F लिखते हैं। कोई ये दिक्कत? भाई बहुत बढ़िया, ये भी समझ गए। भैया देखो क्वेश्चन आ रहा है टेबल पे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो भैया जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स बुलाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे भैया? तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 3,
यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, क्या बचे, ओ वेट मिनट, थर्ड वाला इधर देखो, इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने हैं यहाँ पर, तो यहाँ कितने हैं भाई, जितने हमारे एटॉमिक नंबर होगा उतने हमारे इलेक्ट्रॉन भी होंगे, जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे साक्षी, क्या हमने तीसरा भी कर लिया, क्या हमने तीसरा भी कर लिया भाई, आपने खुद ही करा, मैंने नहीं बताया, खुद ही बताया आप लोगों ने, तो ये आपको याद रखना चाहिए। अब इधर नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कितने शेयर करेगा, कितने शेयर करेगा भाई, देखो इसके बाहर एक है तो 7 लेगा, एक दे देगा भाई, ऑर्बिट को पूरा करना है अपने, ऑक्टेट को पूरा करना है, तो भाई तो एक किसी को दे देगा, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1+1+, ठीक है। अब भैया इसके बाहर कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है तो 3 ले लेगा, 3 ले लेगा भाई, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 माइनस भाई, ले लेगा तो माइनस, इसमें कितने हो जाएंगे भैया भाई, 3 दे देगा, 3 दे देगा, तो वैलेंसी हो जाएगी 3+, वैलेंसी क्या हो जाएगी 3+, इसमें कितनी हो जाएगी वैलेंसी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, एक ले लेगा, तो भाई इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1, वैलेंसी हो जाएगी 1 माइनस। क्या वो दिक्कत समझ आ रहा है अभी तक, सब कुछ आगे देखो। अब वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, भाई इसकी वैलेंसी तो हमने बता दी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो भाई वैलेंसी वही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो भाई वैलेंसी वही है, वैलेंसी भी वही है, तो मतलब ये देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही चीज है भैया। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो भाई जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स होते हैं, तो भाई यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, यहाँ पे 13, यहाँ पे 9, बस आपको जो पढ़ाया वही चीज याद रखनी है। यहाँ पे बोला एटॉमिक नंबर कितना होगा, एटॉमिक नंबर ऊपर निकाल दिया, 3 7 13 9, भाई पूरा आंसर हो गया। क्या कोई दिक्कत है इसमें, टेबल बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए आपका, उस पे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं 5 नंबर में। आगे अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाँ जी, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भाई क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया बोथ रदरफोर्ड एंड बोर मॉडल have electrons orbit the nucleus, why did Rutherford model fail to explain atomic stability while Bohr model succeed। तो आपको यहाँ पे बोला गया बोर मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल दोनों में इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया गया था, दोनों में बताया था भैया फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं, तो रदरफोर्ड का मॉडल में क्या कमी थी और बोर के मॉडल में क्या चीज सही थी, एनर्जी को लूज नहीं करते। तो भैया बोर सर ने ये बताया था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस शेल में मूव करते हैं और शेल में मूव करते समय वो कोई भी एनर्जी लूज नहीं करते। ये चीज मैंने आपको पीछे पॉइंट भी करवाई थी, इस पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपको उसके बारे में बता दें, भैया रदरफोर्ड सर ने ये बताया था कि भाई इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसपास एक फिक्स ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, ठीक है, और बोर ने बताया भाई फिक्स इलेक्ट्रॉन्स पे घूमते हैं जिनको ऑर्बिट बोला जाता है और मूव करते समय कोई भी एनर्जी का लूज वो नहीं करते। तो उन्होंने भाई एनर्जी का लूज नहीं करते ये बात बताई थी उन्होंने, ठीक है बच्चे। तो ये बात मैंने पीछे आपको टिक भी करा रखी है, जब मैंने पीछे एक चैप्टर करा था उसमें मैंने पूरा पैराग्राफ टिक कर रखा है कि इंपॉर्टेंट ही आएगा और उस पे क्वेश्चन आया भी हुआ। क्लियर है बच्चे, क्लियर है, ओके आगे नेक्स्ट। तो भाई आप 10 क्वेश्चन तो बहुत आराम से लिख लोगे। 11th क्वेश्चन देखो, एन एटम हैज x70, भाई एटम में x है 70, यानी ये क्या दे रखा है इधर, ये क्या दे रखा है 70, मास नंबर कितना दे रखा है, मास नंबर। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर इन द न्यूक्लियस, और बोला गया 31 इलेक्ट्रॉन्स है, 31। भाई आपको मास नंबर दे रखा है 70, आपको इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं 31, तो इलेक्ट्रॉन्स 31 तो प्रोटॉन्स भी 31 होंगे, ठीक है। अब आपको निकालना है न्यूट्रॉन, क्या निकालने हैं, तो न्यूट्रॉन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, मास नंबर माइनस प्रोटॉन्स, मास नंबर माइनस प्रोटॉन्स। तो भाई 70 में 31 माइनस करो, कितना आंसर आएगा 39, क्या आंसर आएगा 39, तो आंसर आपका 39 रहेगा। तो वही फॉर्मूला लगाया हमने, एक ही फॉर्मूला लग रहा है भैया, न्यूट्रॉन्स बराबर होता है मास नंबर माइनस प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स बराबर होता है न्यूट्रॉन्स बराबर होता है मास नंबर माइनस प्रोटॉन्स, ये एक ही फॉर्मूला लग रहा है, एक ही फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, आसान था क्वेश्चन, सही है, बहुत बढ़िया। 12 क्वेश्चन देखते हैं, एन एटम हैज 79 प्रोटॉन्स एंड अ मास नंबर ऑफ 197। अब एक एटम है, इसको एक एटम है जिसका मास नंबर जो है 1 भाई x मान के चलते हैं इसको भी, मास नंबर 197 है और प्रोटॉन्स 79 है, प्रोटॉन्स 79 है, ठीक। कैलकुलेट, भाई न्यूट्रॉन्स निकालना है और इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो जितने प्रोटॉन्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो भाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 79, कितने हो जाएंगे, न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे
भैया 197 माइनस 79 आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो भैया न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए क्या करोगे, 197 में से 79 को माइनस कर दोगे, और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे भैया, प्रोटॉन 79 तो इलेक्ट्रॉन में 79 होंगे भैया, आंसर निकल जाएगा आपका। क्या कोई दिक्कत? भैया बहुत सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्म में बता रहे हैं, बहुत सारी चीजें, बस आपको ये पता होना चाहिए भैया इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। जो मैंने अगली स्लाइड में बताया वो आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, वो आप बहुत इजीली कर लोगे। समझ आ गया? अब देखते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, कंप्लीट द टेबल। भाई टेबल को कंप्लीट करना है। देखो सबसे पहले एटॉमिक नंबर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। किसकी संख्या? इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स का बच्चे। ठीक है ठीक है, प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स। भाई एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक नंबर मतलब प्रोटॉन्स। अब मुझे कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। अब एटॉमिक नंबर 5 है तो प्रोटॉन्स भी, और जितने प्रोटॉन्स होते हैं भाई ये दोनों सेम होते हैं, ये दोनों हमेशा, भाई यहाँ 5 तो यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, अब भाई मास नंबर निकालना है। मास नंबर कैसे निकालते हैं, इन दोनों को प्लस करके इन दोनों को, तो मास नंबर 11 हो जाएगा। मास नंबर कितना हो जाएगा? अब 5 एटॉमिक नंबर किसका होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, किसका होता है? पूरा क्वेश्चन टेबल पे है, पूरा क्वेश्चन वो जो टेबल करवाया था पूरा क्वेश्चन उस पे बना हुआ है। अब आप बताओ, यहाँ पर आपको मास नंबर दे रखा है 14, इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं आपको 7। भाई इलेक्ट्रॉन 7 है तो प्रोटॉन्स भी 7 होंगे, इलेक्ट्रॉन 7 है तो प्रोटॉन्स भी, और 7 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर भी 7 होगा, एटॉमिक नंबर भी 7 होगा। अब न्यूट्रॉन्स कैसे भाई, 14 में 7 माइनस कर दोगे, 14 में से 7 माइनस करोगे तो 7 बचेगा। और भैया 7 एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का होता है। ठीक है, अब इधर देखते हैं, अब इधर देखते हैं। भाई यहाँ पर हमें दे रखा है प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स 12 है, प्रोटॉन्स 12 है मतलब एटॉमिक नंबर भी 12 है, मतलब एटॉमिक नंबर भी 12 है। प्रोटॉन्स 12 है मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी 12 है। प्रोटॉन से हमें इलेक्ट्रॉन्स का भी पता चलता है, मास नंबर का भी पता चलता है। प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन्स का भी पता चलता है और मास नंबर का भी पता चलता है। और अगर हम मास नंबर में से प्रोटॉन्स को माइनस कर दो तो हमें न्यूट्रॉन्स का भी पता चल जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब यहाँ पे देखो भाई 24 में से 12 माइनस कर देंगे, 12 हमारे न्यूट्रॉन हो जाएंगे, 12 हमारे न्यूट्रॉन। अब भाई 12 एटॉमिक नंबर किसका होता है? 12 एटॉमिक नंबर देखो, मैग्नीशियम, और इसके ब्रैकेट में ये भी लिख के आओ, पूरा इंप्रेशन डालो एग्जाम में, सब कुछ आता है। ठीक है, ठीक। अब आगे भाई एटॉमिक नंबर 15 है मतलब प्रोटॉन्स भी 15 होंगे, प्रोटॉन्स 15 है मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी 15 होंगे। बहुत बढ़िया। अब 15, अब देखो यहाँ पे मास नंबर निकालना है, दोनों को प्लस कर दो, 31 आ जाएगा 31। ये 15 एटॉमिक नंबर किसका होता है? 15 एटॉमिक नंबर किसका होता है? क्या? फॉस्फोरस। देखो भैया फॉस्फोरस, कोई दिक्कत? आगे करें, देखिए अब यहां पे भैया भाई मास नंबर 1 है, मास नंबर 1 है, न्यूट्रॉन है नहीं, न्यूट्रॉन 0 है तो भैया ये भी 1 होगा, और ये भी 1 होगा, और ये भी 1 होगा, तो हाइड्रोजन। क्या नाम है इसका? तो भैया पूरे टेबल पे था नहीं था, इसलिए बोला टेबल याद करो। समझ आ गया? क्वेश्चन चेक कर लो भैया, बुक में भर लो जो बुक में भर रहा है फास्ट। एक चीज और समझेंगे, एक चीज और समझेंगे आप लोग, इधर देखिए। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया भाई प्रोटॉन्स, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। पहली चीज, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने हमारे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, जितने प्रोटॉन्स होंगे वही हमारा एटॉमिक नंबर होगा, वही हमारा एटॉमिक नंबर होगा। अब अगर हम प्रोटॉन्स को या मास नंबर में से प्रोटॉन को माइनस कर दे, मास नंबर में से प्रोटॉन को माइनस कर दो तो हमारे पास न्यूट्रॉन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब मास नंबर कैसे आता है भाई? मास नंबर आता है हमारा प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, मास नंबर आता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है भैया, तो 1 2 3 4 5 ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये अच्छे से समझ लेना भैया। समझ आ गया? प्रोटॉन से पता चलता है हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतना मास नंबर और उतना एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, अगर मास नंबर में से प्रोटॉन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो भैया प्रोटॉन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना ये बात को। ठीक है भैया, आगे देखो। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है? देखिए, अमन वाज डिस्कसिंग
Aman was discussing the structure of atom with his classmate. During the discussion, he learned that element X has mass number of 35. भाई इसने क्या पढ़ा? X का मास नंबर है 35. मास नंबर है 35. Contain 18 न्यूट्रॉन्स. भाई 18 न्यूट्रॉन्स है. तो 35 में से अगर मैं 18 माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रोटॉन्स. कितना आ गया आंसर भैया? 17. तो 17 हमारा क्या हो जाएगा? प्रोटॉन्स हो जाएंगे. भैया मास नंबर में से हम न्यूट्रॉन माइनस कर देंगे, प्रोटॉन्स आ जाएंगे. क्या आ जाएंगे? प्रोटॉन्स. ठीक है. अब बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ही है? तो मेरे देखो, जब मैंने मास नंबर में से न्यूट्रॉन माइनस कर दिया, मेरे पास प्रोटॉन्स आ गए. क्या आ गए? तो मैं लिख दूंगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गए हमारे 17. अब जितने प्रोटॉन्स है उतने ही हमारे न्यूट्रॉन्स भी हो जाएंगे. जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाएंगे. इलेक्ट्रॉन्स भी 17 आ गए. भाई इलेक्ट्रॉन भी 17 है. प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन भी 17. प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन भी 17. आगे आइडेंटिफाई एक्स. भैया 17 एटॉमिक नंबर किसका होता है? क्लोरीन का. किसका होता है भैया? क्लोरीन का. राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. मतलब KLM शेल में कितने कितने होंगे ये लिखना है. KLM. भाई K में 2 हो जाएंगे, दूसरे में 8 रहेंगे, तीसरे में 7 रहेंगे. हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन डज इट हैव? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं भैया? लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7. व्हाट विल बी मास नंबर if 2 neutrons are added to the nucleus? अब बोला गया देखो, अगर इसमें 2 न्यूट्रॉन जोड़ दें, अगर इसमें 2 न्यूट्रॉन्स जोड़ दें तो उसका मास नंबर क्या हो जाएगा? 37. तो मास नंबर कितना होगा? 35 प्लस 2 37. कितना हो जाएगा? 37 बस. अब व्हाट विल बी द रिलेशन ऑफ x विद द न्यू एटम? अब इस x का इस न्यू एटम से क्या रिलेशन होगा? भाई दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग-अलग है. आइसोटॉप्स होंगे दोनों. क्या होंगे? तो मैं लिखूंगा बोथ आर आइसोटॉप्स. बोथ आर isotopes of isotopes of chlorine. Isotopes of chlorine में ये दोनों isotopes chlorine के isotopes होंगे. Clear बच्चे? Okay, आगे देखते हैं. अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एक्सरसाइज चैप्टर वाइज का चैप्टर पूछा जाएगा. हमने चैप्टर की एक-एक कड़ी देखी. भाई आप सब चैप्टर्स के पूरे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मेरे साथ बने रहे. आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा भैया. लास्ट क्वेश्चन है, करते हैं. बहुत दुख हो रहा है, मतलब बहुत खुशी हो रही है इसको करते हुए. आगे देखते हैं. इन एन एटम देयर आर 12 प्रोटॉन्स 12 न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस. अब भाई देखो, एक एटम है, एटम के अंदर 12 प्रोटॉन्स है, 12 न्यूट्रॉन्स है. तो भाई प्रोटॉन्स कितने हैं? 12. इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? और हमें बोला है न्यूट्रॉन्स कितने हैं. भाई न्यूट्रॉन्स भी 12. न्यूट्रॉन्स कितने हैं? तो मास नंबर कितना हो जाएगा? 24. 12 मास नंबर 12 प्लस 12 24. एटॉमिक नंबर कितना होगा? 12. तो भाई मास नंबर का चल गया, एटॉमिक नंबर मिल गया. आगे देखते क्या बोला गया है. नेक्स्ट, नाउ इमेजिन दैट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्लेस्ड विद सम hypothetical particles that have been same charge as electrons but 500 times heavier. What effect will replacement have on the atom? अब मान लो कि इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को बदल दिया जाए. इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को बदल दिया जाए सेम चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो इससे 500 गुना हैवी हो. जो इससे 500 गुना हैवी हो तो क्या होगा भाई? देखो एटॉमिक नंबर क्या होगा? अब क्या एटॉमिक नंबर क्या होगा? तो भाई एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो क्या इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से, इलेक्ट्रॉन्स के 500 गुना बढ़ने से एटॉमिक नंबर में कोई फर्क आएगा? इलेक्ट्रॉन्स 500 गुना बढ़ जाएगा तो भाई प्रोटॉन्स ही 500 गुना बढ़ जाएंगे. ठीक है. तो बोलूंगा भैया इफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, प्रोटॉन्स ऑल्सो इंक्रीज. भाई इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे. प्रोटॉन्स भी 10 एटम इज न्यूट्रल, क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है. 10 एटम इज न्यूट्रल. एटम इज न्यूट्रल क्योंकि भाई एटम न्यूट्रल होता है इस वजह से. आगे भाई एटॉमिक मास में क्या फर्क आएगा? भाई एटॉमिक मास भी इंक्रीज होगा. एटॉमिक मास भी मास नंबर क्या होता है भैया? प्रोटॉन. भाई ये भी इंक्रीज होगा. भाई मास नंबर भी इंक्रीज होगा. ठीक है. ओवरऑल चार्ज भैया हमने बोला सेम चार्ज, तो चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा. चार्ज कैसा आएगा? तो भाई ये कुछ ऐसा इमेजिन वाला क्वेश्चन था कि अगर बोला जाए भाई वो 500 गुना बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? तो भाई हमारे इलेक्ट्रॉन्स 500 गुना बढ़ गए तो भाई इलेक्ट्रॉन्स 500 गुना बढ़ जाएंगे तो भाई इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं. एटम न्यूट्रल होता है तो भाई प्रोटॉन्स भी हमारे बढ़ जाएंगे. प्रोटॉन्स भी बढ़ जाएंगे. एटॉमिक मास भी बढ़ जाएगा. एटॉमिक नंबर चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा. चार्ज हमारा. तो भाई इसी के साथ अपना चैप्टर फिनिश होता है. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ. भाई एटॉमिक मास क्या होता है? मास नंबर मतलब पूरे एटम का वेट. ठीक है. मतलब पूरे एटम में कितने पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन सबको मिला के ये बोला गया. मास नंबर सबको मिला के. ठीक है. ओके क्लास, चैप्टर हमारा फिनिश हो गया. बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में.